दोस्तों कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके लिए इकोनॉमी काफ़ी चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। आप बजट और सर्वे को शामिल कर देंगे तो उससे अधिक भी हो जाएँगे। उसमें दिक्कत ये होती है हम सबके सामने कि उनकी तैयारी कैसे की जाए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि इकोनॉमी पे चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है और जो भी है वो काफ़ी ऊँचे लेवल पे है, जिनकी आवश्यकता हमें नहीं होती, या तो इतने सतही लेवल के हैं कि उनसे प्रश्न नहीं बनते। देखिए, इकोनॉमी को आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो हमारा जो बेसिक्स है, उसके आधार पे कर सकते हैं, और जो उनसे रिलेटेड करंट अफ़ेयर बनते हैं प्रत्येक, तो उनको जोड़ के उससे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि उनको कंप्लीट कैसे करें? चूँकि काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे हैं, उनका बेसिक्स ठीक नहीं होता है, जिनकी वजह से अगर वो करंट भी पढ़ते हैं, तो उसका क्लियर नहीं हो पाता है कॉन्सेप्ट। इसलिए इकोनॉमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आप ये मान लीजिए, जो भी हमारे सब्जेक्ट है, उनमें अगर आपके प्रश्न कम हो जाते हैं, साइंस है, साइंस के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, तो आपको बैलेंस करने के लिए कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट इधर होनी भी चाहिए। वैसे भी जो हमारे पैटर्न बदल रहे हैं, उसके आधार पे भी आप केवल और केवल 4 सब्जेक्ट को तैयार करके क्लियर नहीं कर सकते। उसमें अनियमितता आएगी, उसमें प्रश्न कठिन हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में इकोनॉमी की हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट बचता है, जिनको आप बहुत ही आसान तरीके से और काफ़ी सहज रूप में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, उनके लिए कुछ आपको काम करना पड़ेगा, कुछ हम भी करके आपको देंगे, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, तो नो डाउट जितने भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की हालत में आप पहुँच जाएँगे। अभी जो भी हमारे पास समय है, और उन समय में ये चीज़ किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे करंट अफ़ेयर है, या तो आप वहाँ से शुरू करिए, या जो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन समस्या फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए करंट भी हमें समझ में नहीं आता है। तो इसका समाधान ये है दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो भी करंट अफ़ेयर हमारे इकोनॉमी के हैं प्रत्येक मंथ के, हम उस हिसाब से करंट अफ़ेयर डिस्कस करेंगे, और उसमें जो भी आपके बेसिक्स बनेंगे, हम वहीं पे उसको डिस्कस भी कर लेंगे। आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए अभी आरबीआई का एक मापदंड आया है, जिनमें सहकारी बैंक जो है, उनके लिए एनपीओ को लेकर नए प्रावधान करने की बातें हो रही है। तो हमें सहकारी बैंक पहले पता करना होगा, जो एनपीए है वो हमें पता करना होगा, या जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो क्या है, वो करंट की बातें हैं। तो हमें जब एनपीए ही पता नहीं होगा, तो आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो हमें कैसे समझ में आएगा? तो जब हम आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ेंगे करंट में, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम में एनपीए को भी पढ़ लेंगे अच्छे से कि एनपीए क्या होता है, इसका बैंकों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई है जिनके कारण सहकारी बैंकों के लिए ऐसा किया जा रहा है। जैसे हम एफडीआई पढ़ते हैं, एफआईआई पढ़ते हैं कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें कौन से क्षेत्र में कितना हुआ है, किसी में 74%, किसी में 100%, किसी में 29%, इस तरह से होता है, किसी में 49% होता है। तो हम ये जानेंगे कि इसकी प्रक्रियाएं क्या होती है। अगर एफडीआई होता है, तो 2 तरीके से होता है, तो वो कौन-कौन से तरीके हैं, उनको भी हम यहीं जान लेंगे। तो आपका एफडीए से रिलेटेड या एफआईआई से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद और 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए अभी समीक्षा हुई है आरबीआई के द्वारा, तो हम ये समझ लेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है। हम जनरली जीके में या जनरल एविएशन में ये पढ़ते हैं, आरआरबी कब बना था, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी जो उसके करंट में चीज़ें हो रही है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसको भी वहीं कर लेंगे। कि उसमें स्टेक होल्डर जो होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, उसमें कौन-कौन से होते हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, और इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक इसी तरह दोस्त, अगर हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, जैसे हम कहते हैं कि महँगाई दर 5% हो गई है, तो इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो उसी में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को कितने तरीके से मेज़र किया जाता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। जैसे डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस करने की बात हो रही है अभी, उसके जब जगह पे कुछ और प्रावधान आने के, जो मेजर करने के तरीके होते हैं, उसको लॉन्च करने की बातें हो रही है। उसके बाद हम जैसे इन्फ्लेशन, जैसे हेड इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है, उनमें कौन-कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इन चीज़ों को जान लेंगे। इन्फ्लेशन पे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ता है, जो दैनिक मज़दूरी करते हैं उस पे क्या असर पड़ता है, जो सैलरी होल्डर है उस पे क्या असर पड़ता है, जो हमारे शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, उस पे क्या असर पड़ता है। अगर इन तरीकों से आप उसका विश्लेषण करके पढ़ेंगे, तो आपका करंट भी कवर हो जाएगा, और आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो हम आने वाले समय में इसी तरह के पे काम करेंगे। देखिए, जो भी हमारे प्रश्न अभी बन रहे हैं इकोनॉमी में, समझ में इसलिए नहीं आता है दोस्त, क्योंकि हम करंट अफ़ेयर नहीं पढ़ते। करंट अफ़ेयर अगर उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो उन्हीं में वो सारे ऑप्शन छुपे हुए होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई एक रिपोर्ट आया है, जिसमें वियतनाम और बांग्लादेश के जो निर्यात है, हमारे यहाँ से बढ़ गया है, उसके कौन से सेक्टर में बढ़ा है, ये जानना ज़्यादा उपयोगी है।
तो इस तरह से चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो नो डाउट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको भी काम करना होगा, इसके बेसिक चीज़ों को आपको भी पढ़ना होगा, चाहे आप जहाँ जहाँ से पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्रॉन से पढ़ सकते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। बेरोज़गारी है तो कौन-कौन सी तरह की कितने तरह की बेरोज़गारी होती है। हमें गरीबी पढ़ते हैं तो गरीबी में कौन-कौन से उसको मेज़र करने के तरीके होते हैं, उनसे रिलेटेड कौन कितने समितियाँ हैं, तो इन चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। बाद बाकी जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ से कवर करवा देंगे। तो अगर इस तरह से पढ़ेंगे, तो आप विश्वास करिए आपका 15 में से लगभग 13 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएँगे। और अगर आप सर्वे और उसके बाद बजट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएँगे। एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्त कि अब जो पैटर्न बदलेंगे, जैसा कि कहा गया है कि जो क्वेश्चन कितना लेवल होगा वो टफ होगा, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि प्रश्न का दायरा वही होगा, लेकिन किया क्या जाएगा कि साइंस टेक एक ऑप्शन साइंस टेक का रख दिया जाएगा, एक ऑप्शन आपको इकोनॉमिक्स रख दिया जाएगा और एक ऑप्शन दे देगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, और तीनों को बता दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सही है या गलत है। बस हो गया टफ। आपको लगेगा ये कौन से सब्जेक्ट का है, किसी को लगेगा इकोनॉमिक का है, किसी को लगेगा कि साइंस टेक का है, किसी को लगेगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का है, लेकिन वास्तव में ये तीनों का मिक्सचर होता है। यूपीएससी के अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे, उसमें इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और काफ़ी वो टफ हो जाते हैं। और जो भी प्रक्रिया है अभी, जो भी पैटर्न है हमारे प्रश्न पूछने के, अगर उसमें बदलाव आता है, उसमें अगर टफ होगा, तो बस इसी तरह का टफ होगा। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अलग से पढ़ना है, हमें चीज़ों को यही पढ़ना है, इसी करंट अफेयर को पढ़ना है, वही बुक्स पढ़ने हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा। जो क्वेश्चन के कंपाइलेशन है, उसको समझना होगा, जो क्वेश्चन के पैटर्न है, उसको समझना होगा कि कंपाइलेशन कहाँ से किया जा रहा है। तो ये तब होगा जब आप सभी विषयों को बारीकी से पढ़ेंगे, उसके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी पढ़ेंगे और जो उससे रिलेटेड करंट अफेयर है उसको भी पढ़ेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन साइंस टेक के खत्म होने के बाद तो आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। आईआर पे काम करवाए हुए थे, उसके बाद साइंस टेक पे करवा रहे हैं, तो देखिएगा आने वाले समय में उसको उससे कितना लाभ होता है। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो उसको आप ज़रूर देखिए। जब तक आप उसका रिवीजन करेंगे, तब तक उसको पढ़ेंगे, तब तक हम उसके बाद जैसे ही हमारा साइंस टेक खत्म होगा, हम उसके बाद ये वाला सेशन शुरू कर लेंगे कि इकोनॉमी भी देखते-देखते इकोनॉमी भी तैयार हो जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के लिए भी इस पे काम करने वाले हैं। मेंस का भी आपका यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे ऐसे जीएस 1, जीएस 2 और एसए पे भी हम काम करवाएँगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।